बच्चों, पिछले कक्षा में आपने a प्लस बी और a माइनस बी का वर्ग और घन करना सीखा और उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। लेकिन यही जब घात बढ़ जाए, जैसे कि a ऋण b का घात 6 या फिर a धन b का घात 6, इस प्रकार के यदि गणनाएं आती है तो वो थोड़ी सी क्लिष्ट हो जाती है आपके लिए। और दूसरा उदाहरण लें, जैसे कि 99 का घात 8 या 101 का घात 12। ये गणना करना काफ़ी कठिन हो जाता है। इस अध्याय में हम a धन b का घात n का प्रसार करना सीखेंगे, जिसके माध्यम से आप किसी भी दो पदों के n घातों का विस्तार लिख सकने में समर्थ होंगे। इसके अवधारणाओं को देखने के बाद इससे संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। धन पूर्णांक घातांक के लिए द्विपद प्रमेय। यदि x तथा a दो बीजीय राशियां हो तथा n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो x प्लस a का पावर n इक्वल टू nc0 x का पावर n प्लस nc1 x का पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 इंटू a का पावर 2 प्लस nc3 x का पावर n माइनस 3 इंटू a का पावर 3 प्लस अप टू ncr x का पावर n माइनस r a का पावर r, फिर इसके आगे भी और पद होगा और अंतिम पद हमें मिलेगा ncn a का पावर n, जहां पर nc0 प्रसार में प्रथम पद, nc0 nc1 द्वितीय पद, nc2 तृतीय पद और ncr r प्लस 1वां पद तथा ncn तथा अंत में जो पद है ncn वह n प्लस 1वें पद का गुणांक है। तो बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय की सहायता से हमें जो यह सूत्र प्राप्त हुआ है, इसका अवलोकन करने से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके सामने आते हैं, जिसमें कि पहला बिंदु है कि द्विपद प्रमेय के घातांक n के लिए प्रसार में पदों की कुल संख्या n प्लस 1 होती है। अर्थात x प्लस a का पावर n था, तो इसका जो प्रसार होगा तो जो पदों की संख्या होगी वह n प्लस 1 होती है। दूसरा कि उत्तरोत्तर पदों में x के घातांक क्रमशः एक एक घटते जाते हैं तथा a के घातांक क्रमशः एक एक बढ़ते जाते हैं। देखिए, पहले पद में x का घात n है और a का घात 0 है। दूसरे पद में x का घात n माइनस 1 है और a का घात 1 है। तीसरे पद में x का घात n माइनस 2 है और a का घात 2 है। तो इस तरीके से उत्तरोत्तर पद में x का घातांक में जो x का जो घातांक है वह घटता जा रहा है और a का जो घातांक है वह क्रमशः बढ़ता जा रहा है। इसमें तीसरा बिंदु यह कि किसी भी पद में x और a के घातांकों का योग n होता है। उदाहरण के तौर पर r प्लस 1वां पद लें, ncr x का पावर n माइनस r a का पावर r। तो x का घात है n माइनस r और a का घात है r, दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा n। चलिए आगे देखते हैं x माइनस a का पावर n का प्रसार। तो द्विपद प्रमेय से हम जानते हैं कि x प्लस a का पावर n जो होता है यह इक्वल टू होता है nc0 x का पावर n प्लस nc1 x का पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर। इस प्रकार आगे भी पद मिलेंगे और r प्लस 1वां जो पद होगा वह होगा ncr x का पावर n माइनस r a का पावर r। इसके बाद कुछ और पद और फिर अंत में हमें मिलेगा ncn a का पावर n। तो इस सूत्र में यदि हम a के स्थान पर माइनस a लिख दें तो सूत्र कुछ इस तरीके से रूपांतरित हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे x माइनस a का पावर n इक्वल टू nc0 x का पावर n प्लस nc1 x का पावर n माइनस 1 इंटू माइनस a प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 इंटू माइनस a का पावर 2। और इसका जो r प्लस 1वां पद होगा वह होगा ncr x का पावर n माइनस r इंटू माइनस a का पावर r। और अंत में जो पद होगा वह होगा ncn माइनस a का पावर n। तो इसको सरल करने पर आपको जो पद होंगे वो एकांतर क्रम में, अल्टरनेट फॉर्म में
पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से चिन्ह लगेगा। अब आगे देखते हैं 1 प्लस एक्स का पावर n तथा 1 माइनस एक्स का पावर n के प्रसार। तो द्विपद प्रमेय हमने जो देखा वह था x प्लस a का पावर n के लिए हमें सूत्र मिला था। x प्लस a का पावर n के लिए हमें सूत्र मिला था, वो था x का पावर n प्लस nc1 x का पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 इंटू a का पावर 2 अप टू a का पावर n। तो चूंकि nc0 ये 1 होता है, इसलिए हमने पहले पद में nc0 को प्रदर्शित नहीं किया है, और उसी प्रकार अंत में ncn इसका भी मान 1 होता है। तो इस सूत्र में यदि हम x के स्थान पर 1 लिख दें और a के स्थान पर x लिख दें, तो जो सूत्र है वह 1 प्लस एक्स का पावर n के लिए रूपांतरित हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू हमें मिलेगा 1 प्लस nc1x प्लस nc2x का पावर 2 प्लस nc3x का पावर 3, और इसका इस प्रकार आगे पद मिलेंगे, और r प्लस 1वां जो पद होगा वह हमें मिलेगा ncrx का पावर r, और इस प्रकार अंतिम पद x का पावर n मिलेगा। तो ये सूत्र हो गया 1 प्लस एक्स का पावर n के लिए, जिसका कि उपयोग हम आगे प्रश्नों को हल करने के लिए करेंगे। पुनः x प्लस a का पावर n का जो प्रसार था उसमें x के स्थान पर हम 1 लिख दें और a के स्थान पर ऋण x लिख देंगे या माइनस x लिख देंगे, तो वो जो सूत्र होगा वह रूपांतरित हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर n के लिए। तो हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स का पावर n इक्वल टू 1 माइनस nc1x प्लस nc2x का पावर 2 माइनस nc3x का पावर 3। इस प्रकार आगे कुछ पद मिलेंगे, और r प्लस 1वां पद होगा माइनस 1 का पावर r ncr इंटू एक्स का पावर r, और फिर कुछ पदों के बाद अंत में हमें पद प्राप्त होगा माइनस 1 का पावर n इंटू एक्स का पावर n। तो इस प्रकार हमने दो सूत्र देखा, 1 प्लस एक्स का पावर n और 1 माइनस एक्स का पावर n का प्रसार। अब आगे चलते हैं व्यापक पद पर या जनरल टर्म। तो x प्लस a का पावर n, इसका हमने जो प्रसार लिखा था, तो इसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि nc0 x का पावर n माइनस 0 इंटू a का पावर 0 प्लस nc1 x का पावर n माइनस 1 इंटू a का पावर 1 प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 इंटू a का पावर 2, और इस प्रकार अंत में a का पावर n। और इस प्रकार अंत में मिलेगा ncn x का पावर n माइनस n और a का पावर n। तो इसको यदि हम t1 t2 t3 से पदों को व्यक्त करें तो आप लिख पाएंगे कि t1 इक्वल टू nc0 x का पावर n माइनस 0 और a का पावर 0, t2 इक्वल टू nc1 x का पावर n माइनस 1 a का पावर 1, t3 इक्वल टू nc2 x का पावर n माइनस 2 a का पावर 2, और इस प्रकार tr प्लस 1वां जो पद होगा ये होगा ncr x का पावर n माइनस r और a का पावर r। तो x प्लस a का पावर n के विस्तार में जो r प्लस 1वां पद है यही व्यापक पद कहलाता है, और इसका मान हमने देखा होता है ncr x का पावर n माइनस r a का पावर r। द्विपद प्रमेय के उपयोग से जब हमने दो पदों का प्रसार किया था तो हम उसके अब मध्य पद देखते हैं कि किस प्रकार एक दिए गए व्यंजक बीजी व्यंजक का प्रसार करने के बाद मध्य पद क्या प्राप्त होगा। तो हम यह जानते हैं कि x प्लस a का पावर n के प्रसार में पदों की संख्या n प्लस 1 होती है। इन पदों का मध्य पद n पर निर्भर करता है।
कि n का मान विषम भी हो सकता है और सम संख्या भी हो सकता है। तो चलिए इसे हम दो स्थिति लेकर के चलते हैं। प्रथम स्थिति, जब n सम है तो इसे हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 2 इंटू एम। तो इस स्थिति में पदों की जो संख्या होगी यह 2m प्लस 1 होगी। तो इससे यह स्पष्ट है कि शुरुआत से m पद और अंत से m पद छोड़ने पर हमें m प्लस 1वां पद अर्थात n बाई 2 प्लस 1वां पद बचेगा और यही श्रेणी का मध्य पद होगा। तो उदाहरण के लिए यदि हम n इक्वल टू 4 लेकर के चलें तो कुल पदों की संख्या n प्लस 1 अर्थात 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 होगी। तो इसे हम व्यक्त कर सकते हैं t1, t2, t3, t4 और t5 से। तो देखिए लेफ्ट साइड से यदि हम दो पद छोड़ दें और राइट साइड से भी दो पद छोड़ दें तो बीच में जो पद बच रहा है यह है t3। तो यहां पर n जो है वह सम संख्या थी और कुल पदों की संख्या विषम संख्या थी। जब कुल पदों की संख्या n प्लस 1 विषम संख्या होगी तो हमें केवल और केवल एक मध्य पद प्राप्त होगा। अब चलते हैं द्वितीय स्थिति पर, जब n विषम संख्या है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि माना n इक्वल टू 2m प्लस 1, तब श्रेणी में कुल पदों की संख्या 2m प्लस 2 होगी। तो इससे यह स्पष्ट है कि शुरुआत से m पद और अंत से m पद छोड़ने पर m प्लस 1वें और m प्लस 2वें दोनों ही पद मध्य पद होंगे, जो कि क्रमशः n प्लस 1 बाई 2वें पद तथा n प्लस 3 बाई 2वां पद है। तो पूर्व की भांति किसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि n इक्वल टू 5 है तब कुल पदों की संख्या n प्लस 1 अर्थात 6 हो जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं t1, t2, t3, t4 और t5 और अंत में t6 से। तो लेफ्ट और राइट से दोनों में आपको बराबर पद छोड़ने हैं। तो इस प्रकार t1 और t2 लेफ्ट साइड से और राइट साइड से t5 और t6 छूट जाएगा। तो बीच में दो पद बच रहे हैं t3 और t4। तो जब n जो है विषम संख्या होती है तब हमें दो मध्य पद प्राप्त होता है। अब चलते हैं पास्कल त्रिभुज पर। पास्कल त्रिभुज या पास्कल ट्रायंगल या फिर मेरु प्रस्तर। तो यदि हम कुछ सरसमीका पर विचार करें कि a प्लस बी का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, a प्लस बी का पावर 0 इक्वल टू 1, a प्लस बी का पावर 1 इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस बी का पावर 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और इसी प्रकार a प्लस बी का पावर 4 इक्वल टू a का पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b का पावर 4। तो इसके अवलोकन से हमें यह प्राप्त होता है कि प्रसार में पदों की संख्या घातांक से एक अधिक है तथा प्रसार के उत्तरोत्तर पदों में प्रथम पद a की घातें एक के क्रम से घट रही है, जबकि द्वितीय राशि b की घातें एक क्रम से बढ़ रही है। अब हम a प्लस बी के उपरोक्त विस्तारों में विभिन्न पदों के गुणांकों को निम्न प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो पहला में मिला था 1, दूसरे जब a प्लस बी का पावर 1 के लिए हमने विस्तार किया था तो वहां पर दो गुणांक मिला था 1 और 1। फिर अगले पद में 1 2 1, उसके अगले पद में 1 3 3 1 और उसके अगले पद में 1 4 6 4 1। तो यदि आप ध्यान दें
यहां पर एक और एक को जोड़ने पर हमें 2 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार 2 और 1 को जोड़ने पर 3 प्राप्त हो रहा है, और इस प्रकार भी राइट में 2 और 1 को जोड़ने पर हमें 3 मिल रहा है। अगले पद में 3 और 1 को जोड़ने पर 4, फिर राइट में 3 और 3 को जोड़ने पर 6, और 3 और 1 को जोड़ने पर 4 मिल रहा है। तो यह संख्याओं का क्रम त्रिभुज की तरह दिखाई देता है। तथा यही पास्कल का त्रिभुज कहलाता है। तो अभी हमने जो द्विपद प्रसार की सहायता से गुणांकों को संचय के सूत्र में लिखें तो हमें पास्कल त्रिभुज कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। 0C0, फिर अगले लाइन पे 1C0 1C1, 2C0 2C1 2C2, 3C0 3C1 3C2 3C3, 4C0 4C1 4C2 4C3 और 4C4। तो पास्कल त्रिभुज में प्रत्येक पंक्ति 1 से प्रारंभ होकर 1 पर समाप्त होगी। किसी भी पंक्ति में प्रत्येक गुणांक पिछली पंक्ति में इसके दोनों ओर के 2 गुणांकों के योग के बराबर होती है। थोड़ी देर पहले हमने उसे देखा है। किसी प्रसार के गुणांक पिछले प्रसार के गुणांक से प्राप्त कर सकते हैं। किसी घातांक के लिए द्विपद प्रमेय। हम यह जानते हैं कि n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो द्विपद प्रमेय से हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस इस प्रकार कुछ आगे पद प्राप्त होंगे, और r प्लस 1वां पद जो पद हमें मिलेगा वह होगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r का फैक्टोरियल इंटू r इंटू एक्स का पावर r प्लस कुछ और पद, और अंत में हमें पद मिलेगा x का पावर n। यह परिणाम सिद्ध किया जा सकता है कि यदि n एक धन पूर्णांक न होकर कोई ऋण पूर्णांक या भिन्न है, इसका प्रमाण, तो यहां पर हम यह मान लेंगे कि यदि मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, अर्थात यदि x का संख्यात्मक मान 1 से कम हो, तो भी 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस इस प्रकार आगे भी हमें पद प्राप्त होंगे। तो जहां n का मान कोई ऋण पूर्णांक या भिन्न है, तो इस सूत्र के अवलोकन से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। ऋण पूर्णांक घातांक या भिन्नात्मक घातांक के लिए प्रसार का सामान्य रूप वही है जो धन पूर्णांक घातांक के लिए है। प्रसार में पदों की संख्या अनंत होती है, क्योंकि गुणांकों के गुणनखंड n, n-2, n, n-1, n-2 आदि में से कोई भी गुणनखंड शून्य नहीं हो सकता है। अनंत द्विपद श्रेणी उसी अवस्था में शुद्ध मानी जा सकती है जबकि मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। ऐसा कोई भी प्रतिबंध धन पूर्णांक घातांक के लिए द्विपद प्रमेय पर लागू नहीं होता है। चूंकि n धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए NCR निरर्थक है।
अतः भिन्न भिन्न पदों के गुणांक NC0, NC1, NC2, NC3 आदि न लिखकर इन गुणांकों को विस्तृत रूप में ही लिखा जाता है। यदि हमें a प्लस एक्स का पावर n का प्रसार लिखना है जहां x इज लेस देन a है, तो a प्लस एक्स का पावर n को a का घात n इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन a का घात n लिखकर 1 प्लस एक्स बाई a का पावर n का विस्तार ज्ञात कर लेते हैं। पुनः यदि a इज लेस देन x हो तो a प्लस एक्स का पावर n को x का पावर n इंटू 1 प्लस a बाई एक्स का पावर n लिखकर x का पावर n इंटू 1 प्लस a बाई एक्स का पावर n लिखकर 1 प्लस a बाई एक्स का पावर n का विस्तार ज्ञात कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विस्तार। तो हम यह जानते हैं कि जब मॉड x इज लेस देन 1 हो तो हमें मिलता है 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स का पावर 3। और इस प्रकार r प्लस 1वां जो पद होता है वह हमें मिलता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू एक्स का पावर r। इसके आगे भी कुछ पद प्राप्त होंगे, अर्थात 1 प्लस एक्स का पावर n के विस्तार में जो व्यापक पद है यह tr प्लस 1 है और ये इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू एक्स का पावर r। तो जो समीकरण 1 हमें जो प्राप्त हुआ था इसमें n के स्थान पर यदि हम माइनस n लिख दें तो यह सूत्र कुछ इस रूप में रूपांतरित हो जाएगा। 1 प्लस एक्स का पावर माइनस n इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स प्लस माइनस n इंटू माइनस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस n माइनस 1 इंटू माइनस n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स का पावर 3। और इस प्रकार आगे भी कुछ पद प्राप्त होंगे। तो इसे हम सरल करके लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का पावर माइनस n इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स का पावर 3। और इस प्रकार इसका व्यापक पद जो होगा वह होगा माइनस 1 का पावर r इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अप टू n प्लस r माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू एक्स का पावर r। और इसके बाद भी कुछ पद प्राप्त होंगे। तो माना कि यह समीकरण 2 है। तो इस समीकरण 2 में जो विस्तार हमें प्राप्त हुआ है इसका व्यापक पद को हम tr प्लस 1 लिखेंगे जो कि बराबर है माइनस 1 का पावर r इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अप टू n प्लस r माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल r और फिर इंटू एक्स का पावर r। समीकरण 1 में x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर जो हमें सूत्र प्राप्त होगा वह होगा 1 माइनस एक्स का पावर n इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस आगे भी कुछ पद हमें प्राप्त होंगे। तो इस विस्तार में इसका जो व्यापक पद है tr प्लस 1 यह है माइनस 1 का पावर r इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू एक्स का पावर r। और समीकरण 2 में
यदि हम x के स्थान पर माइनस एक्स लिखें तो हमें सूत्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। 1 माइनस एक्स का पावर माइनस एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो इस पद के विस्तार में जो व्यापक पद है यह टी आर प्लस वनवा पद है और यह बराबर है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अप टू n प्लस आर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल r इंटू एक्स का पावर r की। वन प्लस एक्स का पावर माइनस एन के प्रसार में तथा 1 माइनस एक्स का पावर माइनस एन के प्रसार में n इक्वल टू 1 2 3 रखने पर कुछ महत्वपूर्ण प्रसार प्राप्त होते हैं जो कि इस प्रकार है। तो 1 प्लस एक्स का पावर माइनस वन इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 5 एंड सो ऑन। तो इसका जो व्यापक पद है यह है माइनस वन का पावर आर और एक्स का पावर आर। इसी प्रकार 1 माइनस एक्स का पावर माइनस वन का प्रसार लिखें तो यह हमें प्राप्त होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 एंड सो ऑन। अब देखते हैं 1 प्लस एक्स का पावर माइनस टू का विस्तार जो कि होता है 1 माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो यदि इसमें हम ध्यान दें तो पद की जो इसके अल्टरनेट पदों पर एकांतर क्रम में धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका व्यापक पद है माइनस वन का पावर आर इंटू आर प्लस वन इंटू एक्स का पावर आर। अब देखते हैं 1 माइनस एक्स का पावर माइनस टू इक्वल टू 1 प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स का पावर 4 एंड सो ऑन। अब देखते हैं 1 प्लस एक्स का पावर माइनस थ्री इक्वल टू 1 माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स क्यूब एंड सो ऑन। इसका व्यापक पद है माइनस वन का पावर आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स का पावर आर। और अंत में 1 माइनस एक्स का पावर माइनस थ्री इक्वल टू 1 प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स क्यूब एंड सो ऑन। और इसका जो व्यापक पद है यह है आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स का पावर आर। अब आगे चलते हैं 1 प्लस एक्स का पावर n के विस्तार में गुणांकों का योग। तो थोड़ी देर पहले हमने यह देखा है कि 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स का पावर वन प्लस एन सी टू एक्स का पावर टू अप टू एन सी एन एक्स का पावर n प्राप्त होता है जहां पर एन सी जीरो इक्वल टू वन होता है। तो इस सूत्र में यदि x के स्थान पर हम एक रख दें तो हमें मिलेगा 1 प्लस वन का पावर n इक्वल टू एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री अप टू एन सी एन। तो यदि इसका क्रम बदल दें या अर्थात लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में लिखें तो हमें मिलेगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू एन सी एन इक्वल टू टू का पावर n। तो ये काफी महत्वपूर्ण सूत्र है जिसका की उपयोग बहुत सारे प्रश्नों को सरल करने के लिए हम करेंगे और साथ में संचय सिद्धांत में भी इसका उपयोग हमने किया है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 1 प्लस एक्स का पावर n के प्रसार में सभी पदों के गुणांकों का योग 2 का पावर n होता है। कभी कभी द्विपद गुणांकों को
अर्थात NC0, NC1, NC2, NCN को संक्षिप्त रूप में C0, C1, C2, C3, CN से भी निरूपित करते हैं। तो इस आधार पर जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ है उसे हम लिख सकते हैं C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू CN इक्वल टू 2 का पावर n, या फिर C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू CN इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1। अब देखते हैं 1 प्लस x का पावर n के विस्तार में सभी सम पदों के गुणांकों का योग सभी विषम पदों के गुणांकों के योग के बराबर होता है, अर्थात प्रत्येक 2 का पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। तो हमने जो सूत्र देखा था कि 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर अप टू NCN x का पावर n। इस सूत्र में यदि हम x के स्थान पर माइनस 1 रख दें तो हमें प्राप्त होगा लेफ्ट साइड पर 0 और राइट साइड पर NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 एंड सो ऑन। तो जो ऋणात्मक पद है उसे हम लेफ्ट पे ले लेते हैं और जो धनात्मक पद है उन्हें हम राइट में ही रहने देते हैं। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन इक्वल टू NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड सो ऑन। या फिर हम लिख सकते हैं NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड सो ऑन इक्वल टू 1/2 गुणा संपूर्ण गुणांकों का योग। तो इसे आगे सरल करने पर हमें मिलेगा 1/2 इंटू 2 का पावर n इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ कि C0 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस C5 एंड सो ऑन, ये इक्वल टू होता है 2 का पावर n माइनस 1 के।